डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री लेसन 3 मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु एवं अधातु से लेकर आ रहे हैं धातुओं का निष्कर्षण, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में मेटलर्जी। तो धातुओं का निष्कर्षण, इस वीडियो में हम लोग उन धातुओं का निष्कर्षण करेंगे उनके अयस्कों से जो धातुएं सक्रियता की श्रेणी में मध्य में स्थित हैं। तो उन धातुओं का हम लोग निष्कर्षण कैसे करेंगे, थ्योरी एवं इक्वेशन के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट करेंगे। ध्यान देना है, यहाँ पे सक्रियता श्रेणी के ध्यान देना है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे, ध्यान देना है, कौन कौन धातु सक्रियता श्रेणी के मध्य में है, जैसे जिंक, आयरन, लेड एवं कॉपर। ये जो है धातु जो है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु हैं। तो इसका निष्कर्षण कैसे करेंगे, ध्यान देना है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं कम विद्युत धनात्मक हैं। उनके, ध्यान देना है, उनके ऑक्सीजन से बंधुत्व, ध्यान देना है, उनके ऑक्सीजन से बंधुत्व, ध्यान देना है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुएं जैसे जिंक, आयरन, लेड एवं कॉपर कम विद्युत धनात्मक है। उनके ऑक्सीजन से बंधुत्व, ध्यान देना है, उनके ऑक्सीजन से बंधुत्व दुर्बल होता है। अतः, ध्यान देना है, अतः उनके ऑक्साइड एवं अन्य यौगिक कम स्थिर होते हैं, और रासायनिक अपचयन द्वारा आसानी से या सरलता से, ध्यान देना है, और रासायनिक अपचयन द्वारा सरलता से और रासायनिक अपचयन द्वारा सरलता से धातु
में सरलता से धातु में अपचयित किया जा सकता है, अपचयित किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम लोग देखें कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं मध्य में स्थित होती हैं उनकी ऑक्सीजन के प्रति बंधुत्व जो होता है दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है या वीक होता है या क्षीण होता है। इसी कारण उन धातुओं के ऑक्साइड और अन्य यौगिक जो होते हैं स्थिर होते हैं। इसी कारण उनको रासायनिक अपचयन के द्वारा आसानी से धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे सल्फाइड या कार्बोनेट, सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में उनके ऑक्साइडों को आसानी से धातुओं में अपचयित किया जा सकता है, धातुओं में अपचयित किया जा सकता है, तो ध्यान देना है। यानी सल्फाइड एवं कार्बोनेट की तुलना में धातुओं के ऑक्साइडों को आसानी से धातु में अपचयित किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है, हम लोग यहाँ पर जिंक सल्फाइड ध्यान देना है वायु की उपस्थिति में हम लोग जिंक सल्फाइड का भर्जन कराएंगे तो जिंक सल्फाइड जो है ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ध्यान देना यहाँ पर वायु की उपस्थिति में जिंक सल्फाइड ZnS ये सॉलिड अवस्था में रहता है अयस्क, तो यहाँ पर 2ZnS प्लस 3O2 ये गैस है, ऑक्सीजन गैस है। यहाँ पर हम लोग तापन ऊंचे ताप पर गर्म करते हैं, उच्च ताप ध्यान देना है। तो यह जिंक सल्फाइड जो होता है जिंक ऑक्साइड में ZnO प्लस 2 ये ठोस रूप में रहेगा प्लस 2SO2 गैस। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग जिंक सल्फाइड का भर्जन कराते हैं तो यहाँ पर जिंक सल्फाइड जो है जिंक ऑक्साइड में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से हम लोग जिंक ध्यान देना है सीमित वायु में हम लोग जिंक कार्बोनेट का निस्तापन कराएंगे। ध्यान देना है जिंक कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है कैल्शियम कार्बोनेट का हम लोग यहाँ पे वायु की सीमित मात्रा में CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, तो यहाँ पर हम लोग उच्च ताप पर हम लोग इसका निस्तापन कराएंगे
तो जिंक कार्बोनेट जो है टूट जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, या ठोस रूप में रहेगा, प्लस कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, यह निस्तापन में घटना घटती है। निस्तापन, भर्जन निस्तापन जो होते हैं विशेष भट्टियों में किए जाते हैं। अयस्कों को पिघलने नहीं दिया जाता है, और यहाँ पर कार्बोनेट या सल्फाइड अयस्कों को हम लोग वायु की उपस्थिति में उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ध्यान देना है यहाँ पे धातु ऑक्साइडों को कार्बन जो है कोयला रूप में रहता है, कोयला। ध्यान देना है, धातु ऑक्साइडों को कार्बन जैसे अपचायक कार्बन जैसे अपचायक के साथ गर्म करके धातु ऑक्साइडों को कार्बन जैसे अपचायक के साथ गर्म करके धातुओं में अपचयित किया जाता है। धातुओं में अपचयित किया जाता है। धातुओं में अपचयित किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो भर्जन और निस्तापन में धातुओं के सल्फाइड और कार्बोनेट जो हैं ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हुए हैं, उन धातुओं के ऑक्साइडों को हम लोग कोयला यानी कार्बन की उपस्थिति में, कार्बन जो होता है अपचायक की भांति कार्य करता है, तो कार्बन के साथ गर्म करके उन्हें हम धातुओं में अपचयित कर सकते हैं। तो ध्यान देना है, यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं। जिंक ऑक्साइड ZnO जिंक ऑक्साइड है, इसको हम लोग ध्यान देना है, जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट करेंगे तो कार्बन के साथ, कार्बन भी ठोस रूप में रहता है, कार्बन के साथ क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो जिंक जो है अपचयित हो जाएगा। Zn ठोस प्लस CO कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि धातु ऑक्साइड को हम लोग कार्बन जैसे अपचायक के साथ गर्म करके धातुओं को हम लोग अपचयित करके प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान देना है, धातु के ऑक्साइडों को अपचयन करने के लिए हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी अगर गर्म करते हैं या हाइड्रोजन के द्वारा भी अभिक्रिया करा के धातुओं के ऑक्साइडों को हम अपचयित करा सकते हैं। तो ध्यान देना है, हम लोग एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रहना है और अच्छे मार्क लाना है, तो कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। ये लास्ट समय है, इस समय में जो कुछ करना है कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पर सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं हैं उनका निष्कर्षण उनके अयस्कों से कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल क्लियर ढंग से जानेंगे। इससे पहले वीडियो में सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर स्थित धातु हैं उनका भी हम लोग निष्कर्षण कराए हैं, और यहाँ पर जो है हम लोग इस वीडियो में मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण करा रहे। ध्यान देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ध्यान देना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनो ऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन द्वारा भी धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित किया जा सकता है। धातु में अपचयित किया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि हम लोग धातु के ऑक्साइडों को कार्बन मोनोऑक्साइड तथा H2 के द्वारा भी अपचयित करा सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। ZnO जिंक ऑक्साइड है और यहाँ पर हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस के द्वारा अपचयन कराएंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धातु जो है अपचयित हो जाएंगी। तो यानी Zn प्लस CO2 गैस। इसी प्रकार से हम लोग ZnO प्लस H2 गैस, तो यहाँ पर हम लोग हीट करेंगे तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाएगा और प्लस H2O लिक्विड। इस तरह से हम लोग इस वीडियो में सक्रियता श्रेणी में जो मध्य में स्थित धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे करना है, कैसे रेडी रखना एग्जाम के लिए, हमें निश्चित तौर से तैयार रहना है।